दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर बात की गई है पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स के बारे में। तो अब तक हमने जो है अपने इस टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 101 से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है। ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी महान्यायवादी, सी संसदीय कार्य मंत्री या फिर डी राष्ट्रपति। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। ऐसा कहाँ दिया है? तो ऐसा दिया है हमारे आर्टिकल 84 में। ठीक है, चलिए बात करते 84 नहीं, सॉरी, आर्टिकल 85 में यह चीज़ दी हुई है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। सत्रावसान का अर्थ होता है सत्र को समाप्त करना, जैसे विंटर सेशन या फिर समर सेशन चल रहा हो लोकसभा का, तो राष्ट्रपति उसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यह स्थगन से संबंधित बात नहीं की जा रही। स्थगन करने का अधिकार जो है वह पीठासीन अधिकारी के पास होता है, या फिर अगर नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह स्थगन संबंधी आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, बी लोकसभा अध्यक्ष के, सी राज्यसभा के सभापति के या फिर डी उप प्रधानमंत्री के। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय के पद के समान होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। समान होने का मतलब इसका पद जो है उसके समकक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर पद के हायरार्की की बात की जा रही है। ठीक है, कि किसका पद किसके समान होता है, जो भी संवैधानिक पद है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है जरा ये बताइए? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे, जिससे जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को जो है वह कंप्लीट करवाया जा सके और हम अगले टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ सके। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में वर्णित संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है जो हमारे संविधान में है? पहला, ए वर्ग हित का संवर्धन करना, बी गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सी सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास, या डी किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवा प्रदान करना। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, संरक्षात्मक भेदभाव या फिर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि किसी सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य स्तर के या अन्य वर्गों के साथ बराबरी में लाना, ताकि वह उन वर्गों के साथ स्पर्धा कर सके। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाने से अर्थ है इस संरक्षात्मक भेदभाव का जिस स्तर तक या फिर जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की स्पर्धा कर सके। इसी के आधार पर हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, अर्थात पिछड़े लोगों को विशेष सुविधा मुहैया कराकर उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के गठन की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अनन्य शक्ति का मतलब यह शक्ति राज्यसभा के अलावा ना तो लोकसभा को प्राप्त है, या यूं कह दीजिए कि अन्य किसी को प्राप्त नहीं है। ए नदी घाटी विकास प्राधिकरण, बी क्षेत्रीय परिषद, सी प्रशासनिक अधिकरण या फिर डी नई अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह अनन्य अधिकार प्राप्त होता है कि वह उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से किसी अन्य नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, या फिर इनके बारे में उपबंध कर सकती है, इन नई सेवाओं के सृजन के बारे में।
इसी के तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का भी सृजन अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का भी सृजन कर सकती है। लोकसभा यह काफ़ी समय से चाहती है, लेकिन हमारे संविधान ने इसे अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की अनन्य शक्तियों के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु वांछित अर्हताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक सम्मिलित नहीं है। ए, वह भारत का नागरिक हो। बी, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहरित हो। सी, वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए अहरित हो। या डी, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। बताइए कौन सा जो है वह राष्ट्रपति के पद के अंतर्गत अर्हता में शामिल नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अगर यदि योग्य नहीं है तब भी वह हमारा उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो वांछित अर्हताएं हैं यह दिया गया है आर्टिकल नंबर 66 में, जहां पर बात की गई है कि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है 30 वर्ष, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, और साथ ही साथ राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहरित होना चाहिए उस व्यक्ति को जो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने की इच्छा रखता हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह केंद्र अथवा राज्य अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है। दूसरा, राज्यपाल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सत्य कथन है ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों और डी, न तो एक और न ही दो। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है और साथ ही साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी वह इस संदर्भ में परामर्श करता है। ठीक है, और फिर उनको नियुक्ति देता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 217 के तहत। कौन नियुक्ति देगा, किसे देगा? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति देगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की जाए या फिर उसकी नियुक्ति के संदर्भ में अगर बात चल रही हो तो राष्ट्रपति द्वारा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल और साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके उस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑप्शन नंबर 2 के बारे में कि विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 171 के अंतर्गत जो राज्यपाल है वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह 1/6 सदस्य जो है 5 क्षेत्रों से होने चाहिए। वे 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन, सहकारिता और साथ ही साथ समाज सेवा। ठीक है, तो इन 5 वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल जो है वह विधान परिषद में नियुक्त कर सकता है विधान परिषद की कुल सदस्य क्षमता के 1/6 सदस्यों के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 171 में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है।
कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है कि प्राक्कलन समिति का गठन जो है लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है। दूसरी चीज़, यह जो है लोकसभा की एक स्थायी समिति है। अब जब मैंने कहा कि लोकसभा की एक स्थायी समिति है, तो इसका गठन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, न कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य लोकसभा से शामिल होते हैं। और सामान्यतया इसका जो नेता होता है, या फिर यूँ कहें जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है, वह विपक्ष की पार्टी का या फिर विपक्ष का होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुने। पहला, ए यह विशेष इजाज़त से संबंधित है, बी इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है, सी अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है, या फिर डी सभी कथन सत्य हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में अलग से क्या ही बात की जाए। ठीक है, जो अनुच्छेद 136 है वह सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील से संबंधित वह अनुच्छेद है कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से अपील की जा सकती है, और ठीक, या फिर अपील करने की विशेष इजाज़त से संबंधित है। और यह विशेष इजाज़त जो है वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही दी जाती है, और इस पर इजाज़त देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी मामले पर अपील करने के लिए इजाज़त दे सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। ऐसा आपने सुना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो है सुनवाई की व्यवस्था करे, या इस केस में या इस संदर्भ में या इस विषय है तो सुनवाई करे। तो वह याचिका जो है वह आर्टिकल 136 के तहत ही की जाती है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देता है तो बाकायदा अपील की जाती है। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य करने तक होते हैं। उसके बाद जो है इनको अपने पद को त्याग देना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल इनकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है यह पूछा जा रहा है। ए सर्वोच्च न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी दोनों में, या फिर डी किसी में भी नहीं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल नंबर 127 के तहत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, और कब यह की जाती है? जब किसी मामले की सुनवाई हेतु गणपूर्ति या इसे कोरम कहते हैं वह पूरा न हो पा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसके? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, कौन करेगा? सीजेआई करेगा। किसकी पूर्व सहमति रहेगी इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जहां कथन ए है कि बजट की मांगों में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर भी सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है। कारण आर बताया जा रहा है कि संचित निधि से धन निकाले जाने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। कूट है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है। डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए एक बार आप कथन कारण फिर से देख लीजिए। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर सी तो आया ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं डी होगा। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण जो है वह सही है। कैसे? तो देखिए, बजट संबंधी अगर कोई भी प्रस्ताव या बजट में किसी भी प्रकार का संशोधन यदि सदन से पारित हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो मंत्रिपरिषद या जो सरकार है उसको लोकसभा का विश्वास हासिल नहीं है, तो
सरकार के प्रति विश्वास नहीं बना रहेगा और बजट प्रस्ताव पारित न होने पर या उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन या कटौती होने पर विपक्ष द्वारा, ठीक है, उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है या कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, संचित निधि से किसी भी प्रकार का धन निकालने के लिए सरकार को विनियोग विधेयक पारित करवाया जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। विनियोग विधेयक के संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय स्तर के पद के समतुल्य माना गया है? ए उपराष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी संसद के विपक्ष का नेता या डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पद के हायरार्की या वरीयता क्रम के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर यूँ कहें कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर सीएम को जो है वह संसद के विपक्ष के नेता के समतुल्य माना जाता है। उपराष्ट्रपति पदानुक्रम में दूसरे नंबर पर आता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह एक दूसरे के समकक्ष पद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? ए 69वां संविधान संशोधन, बी 70वां संविधान संशोधन, सी 83वां संविधान संशोधन या डी 87वां संविधान संशोधन। चलिए देखिए 70वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी मत याद रखिएगा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में और कौन कौन शामिल होता है? तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं, ठीक है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों का कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन अर्बन लोकल गवर्नेंस निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों से संबंधित है? पहला नगर विकास मंत्रालय, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा रक्षा मंत्रालय और चौथा गृह मंत्रालय। कूट है ए केवल एक, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत सभी नगरों के विकास, सभी नगरों के जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वे आती हैं, स्थानीय जो सरकारें हैं वे आती हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है वह आता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए क्या, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो संघीय क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं वे आती हैं, ठीक है। संघीय क्षेत्र के एक केंद्र शासित राज्य होता है वहाँ के आ जाते हैं नगरीय निकाय, किसमें आते हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है ना, जो आपके एरिया में जो कैंट एरिया जिसे बोलते हैं वहाँ का जो बोर्ड होता है या फिर वहाँ की जो न्यायपालिका, वहाँ का जो स्थानीय सरकार होती है वह आती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और जो अन्य नगरों के जैसे कि मान लीजिए प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, तो इनके जो स्थानीय निकाय हैं, शहरी निकाय हैं वे आते हैं नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? ए स्वर्ण सिंह समिति 1976, बी वर्मा समिति 1999, सी अशोक चंद्रा समिति 2002 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अशोक चंद्रा समिति के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि यह मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं थी। स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति यह दोनों मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। योजना आयोग के बारे में इस अशोक चंद्रा समिति का कहना था कि इसे आर्थिक कैबिनेट कहा जाए, ठीक है। भारत की आर्थिक कैबिनेट कहा था अशोक चंद्रा कमेटी ने योजना आयोग को।
फिलहाल वर्तमान में योजना आयोग जो है वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सम्मिलित होते हैं। ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों एवं राज्य विधानसभा के सदस्य, डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, फिर चाहे वह निर्वाचित हों या कि चाहे वे मनोनीत हों, ये सभी जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही, लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने संबंधी प्रावधान में मनोनीत सदस्य भी समान रूप से शामिल होते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। ए, अनुच्छेद 331, बी, आर्टिकल 332, सी, आर्टिकल 333 या डी, आर्टिकल 330। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, सी। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व दिया गया है अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 330 बात करता है लोकसभा में एससी और एसटी कास्ट के रिजर्वेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 330 में बात की गई है लोकसभा में, कहाँ पर, लोकसभा में एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संबंध में। 331 में बात की गई है लोकसभा में ही आंग्ल भारतीय समुदायों के, या फिर जिसको बोला जाता है एंग्लो इंडियन, इनके बारे में सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया। ठीक है, 330 एससी और एसटी और 331 एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान करता है कि सीटों के बारे में प्रावधान करता है लोकसभा में आरक्षण हेतु। अब 332 आया, ठीक है, 330 31 के बाद 332 आया, तो 332 बात करता है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है। फिर 332 के बाद 333 आया, तो यह राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन समुदाय के सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। ए, प्रथम अनुसूची, बी, द्वितीय अनुसूची, सी, चतुर्थ अनुसूची या फिर डी, छठवीं अनुसूची। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दूसरी अनुसूची संविधान में, उसमें जो भी संवैधानिक पद हैं या फिर जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के बारे में प्रावधान करता है। तीसरी अनुसूची में इनके शपथ के बारे में, जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप किस प्रकार से होगा उसके बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर दी हुई अनुसूचियों के बारे में। तो जो प्रथम अनुसूची है उसमें बात की गई कि भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र का विस्तार कितना होगा, इसके बारे में। द्वितीय अनुसूची में बात की गई है कि विभिन्न पदाधिकारियों को क्या वेतन प्राप्त होगा, उनको कैसे भत्ते और उनको किस प्रकार से पेंशन मिलेगा। चतुर्थ अनुसूची जो है वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके जो अन्य जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संदर्भ में बात करता है। और छठवीं अनुसूची जो है यह AMTM यानी कि जो पांचवी अनुसूची से बचे हुए राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उल्लेख करता है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण के जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है। ए, जिला एवं सत्र न्यायालय, बी, उच्च न्यायालय, सी, उच्चतम न्यायालय या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय। देखिए, राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद के कार्यकाल से पूर्व, उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले यदि राज्यपाल द्वारा हटाए जाने के लिए, यदि राज्यपाल द्वारा हटाए जाने का क्या कहते हैं उसको प्रावधान किया जाता है, या राज्यपाल यदि उसे हटाना चाहता है तो उसे सिर्फ 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, और वे 2 आधार हैं सिद्ध कदाचार और उसकी अक्षमता के आधार पर। ठीक है, इन्हीं 2 आधार पर राज्य के सूचना आयुक्त को राज्यपाल उसके पदावधि की समाप्ति से पूर्व हटा सकता है। ठीक है, और इसके संदर्भ में जांच करने के लिए राज्यपाल जो है वह उच्चतम न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप जांच कर लो कि वह जो है अब अक्षम हो गए हैं, अब वह अपने पद के कार्य को निभा नहीं पा रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें हटा दूं। तो यदि उच्च न्यायालय ऐसा सही पाता है और राज्यपाल को रिकमेंडेशन दे देता है तो राज्यपाल राज्य सूचना आयुक्त को हटा देंगे। नेक्स्ट, सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ जो है विभिन्न संवैधानिक प्रारूपों के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ जो है इनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में बात की गई या फिर तारीखों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो पहला है ए, राष्ट्रगान डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, सी, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, डी, प्रारूप समिति 24 जनवरी 1950। चलिए, फिलहाल जो विकल्प है आपके सामने या जो कूट है वह है ए 4231, बी 3421, सी 2341 या डी 1342। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4231। राष्ट्रगान जो है यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट और अगली पेन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। नेक्स्ट और अगली पेन, राष्ट्रीय ध्वज को हमारे संविधान में अपनाया गया था या हमारे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट और अगली पेन, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। कहीं कहीं पर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो फिलहाल इन सब के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और प्रारूप समिति के एक सदस्य थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, या प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया ए 41वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, दूसरा अखंडता और तीसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता। ठीक है, अखंड समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन सभी को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान की उद्देशिका में। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है कि क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। ऐसा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया भी गया है। दूसरा सवाल आता है कि कब और कितनी बार हमारी उद्देशिका में संशोधन हुआ है? तो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना में जो है अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया है? ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी आर्थिक अपराध शाखा, सी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, FIPB बोला जाता है इसको, डी खादी और ग्रामोद्योग आयोग। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CVC को 1962 में के संथानम की अध्यक्षता में संथानम समिति का गठन हुआ था और इसी की सिफारिशों के आधार पर CVC का या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग का
गठन किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है। पहले यह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको एक सांविधिक संस्थान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब और किस अधिनियम के माध्यम से, यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और सीबीसी का गठन कब किया गया था यह भी बताइए आप लोग जरा। तो नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? ए 1/3 सदस्यों के, बी 1/4 सदस्यों का, सी आधे सदस्यों का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, और जहां पर यह कहा गया है कि ऐसे प्रस्ताव पर संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा ऐसा प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सूचना दे देनी होगी, या फिर राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सूचना दे दी जानी चाहिए। और इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा कुल सदस्यों के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने के संदर्भ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इसमें सूचीबद्ध है, बी जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, सी सूचीबद्ध भाषाएं, या फिर डी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चलिए, इसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा कि 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात किया गया है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में बात की गई है, जिसमें 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम को छोड़ करके सभी राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधी प्रावधान है। वहीं 6वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में प्रावधान 6वीं अनुसूची में किया गया है। वहीं सूचीबद्ध भाषाएं जो है यह 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों में निर्वाचित सदस्यों की निरर्हता संबंधी प्रावधान वर्णित है? ए 8वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, या फिर डी 4थी अनुसूची। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10वीं अनुसूची में, ठीक है, इसको कब शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से हमारे संविधान में दल बदल के आधार पर राजनीतिक दलों के सदस्यों के निरर्हता संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया संविधान की 10वीं अनुसूची में। 92वें नहीं, 52वें, 52। ठीक है, कब शामिल हुआ था? तो 1985 में। नेक्स्ट, एक तरफ संविधान के कुछ भाग हैं और दूसरी तरफ उन भागों से संबंधित विषय हैं, आपको इनको सुमेलित करके बताना है। तो मैं पढ़ता हूँ। ऑप्शन है ए भाग 14 क संविधान संशोधन, बी भाग 16 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, सी भाग 20 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, या डी भाग 11 अधिकरण। कूट है ए 4-3-2-1, बी 2-3-4-1, सी 1-2-3-4, या डी 4-3-1-2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भाग 14 का में अधिकरणों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकरण या ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं। अगली पेन लेते हैं हम लोग। भाग 16 में बात की गई है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट, और अगली पेन भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। और सबसे अंत में भाग 11 में बात की गई है अगली पेन के साथ संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के विषय में बात की गई है भाग 11 में। फिर से बता दे रहा हूँ, भाग 14 का या 14A में अधिकरण से संबंधित प्रावधान है।
भाग 16 में बात की गई है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में। भाग 20 में बात की गई है संविधान संशोधनों के बारे में। और भाग 11 में बात की गई है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि आपातकाल लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ए 180 दिन, बी 365 दिन, सी 90 दिन या फिर डी 730 दिन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। आपातकाल अगर यदि लागू होता है तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता होती, तो सदन जो है वह लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि आपातकाल के परिवर्तन में नहीं रहने के पश्चात, यानी कि आपातकाल के समाप्त हो जाने के पश्चात, आपातकाल के समाप्त हो जाने के पश्चात जो है यह अधिकतम 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा और उस दौरान अवधि के दौरान चुनी हुई सरकार का गठन अनिवार्य हो जाएगा या फिर लोकसभा का पुनः चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हालांकि यदि आपातकाल उस 1 वर्ष के दौरान भी कंटिन्यू रहता है तो दोबारा से उसका टेन्योर या फिर उसका समय, लोकसभा का कार्यकाल फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बार बार एक वर्ष के लिए ही, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति या फिर डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। चलिए, इसका जो सही आंसर है आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी लोक उपक्रम, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, यह सभी सदन की जो है वह स्थायी समितियां हैं, जबकि किसी भी प्रकार की जो परामर्शदात्री समिति होती है वह अस्थायी प्रकृति की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। ए प्रशासनिक सुधार आयोग, बी सरकारिया आयोग, सी इंद्रजीत गुप्ता आयोग या फिर डी राजमन्नार आयोग। चलिए देखिए, 1970 के राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करने के लिए या फिर केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए, और इसी के द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि जो राज्यपाल का पद है इसे समाप्त कर दिया जाए। और साथ ही साथ राजमन्नार आयोग ने यह भी सिफारिश की कि जो अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं उसको राज्यों को सौंप दिया जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि कथन और कारण के रूप में है। कथन ए है कि संविधानवाद एक आधुनिक अवधारणा है, और कारण आर है कि यह व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है। और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब यह व्यक्ति के संविधानवाद जो आधुनिक अवधारणा है वह व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। दोनों अलग अलग जगहों पर सही हैं। ठीक है, देखिए संविधानवाद का जो मुख्य उद्देश्य या फिर जो संविधानवाद की मुख्य अवधारणा है वह है सरकारों की सर्वोच्चता पर प्रतिबंध आरोपित करना और यह सिद्ध करना कि कानून से बढ़ कर के कोई भी सरकार नहीं है, जबकि यहाँ पर व्यक्तिगत बात की गई है। हालांकि यह भी सही है कि व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता ही संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, लेकिन संविधानवाद जो है वह सरकारों पर प्रतिबंध या युक्त प्रतिबंध आरोपित या निर्बंधित करती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 227 या डी अनुच्छेद 245। बताइए कौन सा जो है वह अनुलंघनीय मौलिक ढांचा नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अनुच्छेद 245 से 255 तक को भाग 11 में शामिल किया गया। कहाँ पर? भाग 11 में शामिल किया गया। और अभी अभी हमने देखा कि भाग 11 जो है वह केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के बारे में प्रावधान करता है। तो जाहिर सी बात है यह संविधान के मौलिक ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। जबकि
अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यह है, और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कुछ रीटें निकाल सकता है और यह मूल अधिकार में भी शामिल है। दूसरे नंबर पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रीट निकालने की अधिकारिता आती है। तो अनुच्छेद 227 में जो है उच्च न्यायालयों का अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्तियां आती हैं। ठीक है, न्यायालयों के अधीक्षण की शक्तियाँ आती हैं। अधीक्षण यानी नेतृत्व करने की शक्ति आती है या अध्यक्षता करने की शक्ति आती है उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यह तीनों जो है वह संविधान के अनुलंघनी मौलिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। तीसरा, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का आधार 1935 का अधिनियम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला और तीसरा। देखिए, अनुच्छेद 248(1) में जो दिया गया है वह दिया गया है अवशिष्ट विधायी शक्तियों को। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 245(1) के अनुसार जो है संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। बाकी दोनों कथनों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने हेतु हाल ही में भारत के प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। ए चेन्नई में, बी नई दिल्ली में, सी भुवनेश्वर में या फिर डी पुणे में। देखिए, चेन्नई में जो है हाल ही में भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की गई है भारत के चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर बनी? ए मोहना सिंह, बी अवनी चतुर्वेदी, सी भावना कंठ या फिर डी रीति सिंह। ठीक, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भावना कंठ जो है वह हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनी थी। इनके द्वारा लाइट वेट हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 विमानों का उड़ान करके उनका प्रदर्शन किया गया था गणतंत्र दिवस के परेड में। नाम फिर से मैं ले दे रहा हूँ, भावना कंठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का प्रकाशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। दूसरा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इस वर्ष कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। सत्य कथन चुनना है आपको। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 और डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा था। इस इंडेक्स को यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या भारत नवाचार सूचकांक, क्या नाम है? भारत नवाचार सूचकांक। इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है इसको कैसे जारी करता है? तो नीति आयोग इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी करता है। ठीक है, और हाल ही में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया उसमें कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु। ठीक है, इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा 9वां और उत्तर प्रदेश को कुल अंक प्राप्त हुए 22.85। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश का अंक रहा 22.85। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि डेजर्ट नाइट 21 वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन
भारत एवं किस देश की वायुसेना के मध्य हाल ही में किया गया? ए ब्रिटेन, बी ओमान, सी फ्रांस या फिर डी सऊदी अरब। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डेजर्ट नाइट जो है यह भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के मध्य किया जाने वाला वायु सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष जनवरी 2021 में इसके 2021 के संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन्हें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया गया? ए दिनेश एस शर्मा, बी आर एस शर्मा, सी संजीव चंद्रा या फिर डी प्रदीप भसीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए पहले यह ट्राई के अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में इनको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया गया आर एस शर्मा को। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। दूसरा, यह दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया। तीसरा, 24 जनवरी 2021 को यह पूरे देश में मनाया गया। कूट है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सही हैं। देखिए 24 जनवरी 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर। यह पहली बार इस दिवस का आयोजन वर्ष 2008 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट या फिर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ए विश्व बैंक द्वारा, बी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सी एशियाई विकास बैंक द्वारा या डी यूएनडीपी के द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान की शुरुआत की गई? ए आयुष मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर डी शिक्षा मंत्रालय। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है आयु संवाद अभियान की शुरुआत की गई, जिससे वह कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैला सके। ठीक है, और साथ ही साथ जो कोविड-19 से संबंधित जो प्रोटोकॉल है, जो सुरक्षाएं हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा सके, यह सभी उद्देश्य था इस आयु संवाद अभियान का। ठीक है, किसका अभियान है यह? तो आयुष मंत्रालय का यह अभियान है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? ए मुंबई से गोवा, बी चंडीगढ़ से हिसार, सी मुंबई से अहमदाबाद या डी बंगलुरु से मैसूर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ से हिसार के मध्य हमारे देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई जनवरी 2021 में। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस सूचकांक में सिंगापुर के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, भारत का इस सूचकांक में 85वां स्थान है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो है 85वां स्थान मिला, लेकिन इस सूचकांक यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च स्थान रहा जापान का। जापान को 191 देशों में फ्री वीज़ा प्राप्त है जापान के लोगों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। दूसरा, ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी होगी।
कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखिए, उपस्थित एवं मत देने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा ऐसा कोई भी मत प्रस्तुत करे कि राज्यसभा ऐसा कोई भी मत प्रस्तुत करे कि भैया यह विषय जो है वह राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और अब इस पर संसद कानून बना सकती है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, और ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी भी रहता है। ठीक, और यह दिया गया है अनुच्छेद 249 में या फिर अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां दिया गया है कि संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है ए अनुच्छेद 239 में, बी अनुच्छेद 262 में, सी अनुच्छेद 230 में, या डी अनुच्छेद 235 में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संघीय क्षेत्रों या फिर यूनियन टेरिटरीज से संबंधित प्रावधान जो है या फिर इनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 239 में दिया गया है। एक बार देख जरूर लीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाल फिलहाल में चर्चा में बनाता है। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, या डी अनुच्छेद 21। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 19 जो है वह अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आपातकाल की जैसे ही घोषणा होती है वह स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन कभी भी निलंबित नहीं होने वाले मूल अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, और बाकियों के लिए राष्ट्रपति अलग से उद्घोषणा करता है कि यह निलंबित होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, या डी 10वीं अनुसूची में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 9वीं अनुसूची को न्यायिक प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया है और इस कारण राज्य भूमि सुधार अधिनियमों या फिर विभिन्न अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, जिन पर सरकारें या राज्य संसद यह चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार न करे। लेकिन हाल फिलहाल के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वह 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ए 5वीं, बी 6वीं, सी 7वीं, या फिर डी 8वीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है लगभग 6 वर्ष का रहा था। 6 से 6वीं चला गया मैं। ठीक है, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक का रहा था और यह जो है इसका कार्यकाल आप जान लीजिए 19 मार्च से लेकर के लगभग रहा था 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक जो है 5वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा था, यानी कि लगभग 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट, भारत के संघीय न्यायालय, अच्छा एक चीज़ बताइए कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था, या प्रथम संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, या क्या हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था जून 1951 में, और जिसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कारण क्या था कि जमीन के सुधारों या भूमि सुधारी कानूनों को लागू किया जा रहा था और लोग संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को लेकर के चले जा रहे थे। उस समय संपत्ति का जो अधिकार था वह लोगों का मूल अधिकार था, तो ये चले जाते थे सीधे न्यायालय में, भूमि सुधार कानून लागू हो ही नहीं पा रहे थे। इस कारण जो है राज्य सरकारें बड़ी परेशान थी, वह गई केंद्र के पास और केंद्र ने इस संशोधन को लागू किया और 9वीं अनुसूची एक जोड़ी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जिसमें राज्य भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि भारत के संघीय न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला,
इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1935 को हुई थी और दूसरा, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। कोट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना जो है वह 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में हुई थी। ठीक है, और आगे चल करके 1950 में इस संघीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे सर मॉरिस ग्वेयर। नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? ए, वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। बी, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। सी, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। या फिर डी, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न में से कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विशेषताएं होनी चाहिए किसी को भी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए। और जिला न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान आपको अनुच्छेद 233 में देखने को मिलेगा। तो जरा बताइए वहाँ पर देखिए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया था? ए, 1986, बी, 1987, सी, 1988 या फिर डी, 1989। SC/ST एक्ट बताइए कब लाया गया था पहली बार? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, SC/ST एक्ट वर्ष 1989 में लागू किया गया था। और सबसे अंतिम प्रश्न इस पूरी सीरीज का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? इस पूरी सीरीज का नहीं, इस टेस्ट का। ठीक है, ए, अनुच्छेद 40, बी, अनुच्छेद 43 बी, सी, अनुच्छेद 46 या डी, अनुच्छेद 51। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 40, 43 बी और 46 जिसमें बात की गई है क्रमशः 40 में बात की गई है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, 43 बी अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों के गठन के बारे में बात की गई है। सहकारी समितियों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 43 बी में। तो अनुच्छेद 46 में बात की गई है अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी सुरक्षा के बारे में। तो यह सभी यानी कि 40, 43 बी और 46 यह गांधीवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत है, जबकि ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 51 यह गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली मुलाकात होगी हमारी अब से कुछ देर बाद। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, फिर से कह रहा हूँ। चलिए।